नमस्कार दोस्तों, सौरभ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम यादव। पिछले क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि भारतीय इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं उसका एक प्रारूप क्या है। खास करके उसमें हमने आपको ये बताया कि उसका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का बंटवारा किस आधार पर किया गया और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम किन भागों का अध्ययन करते हैं। मध्यकालीन इतिहास के बाद के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और आधुनिक भारत का अध्ययन हम किन किन बिंदुओं पर आधारित होकर करते हैं। ये बात पिछले 2-3 क्लासों में हमने बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी भारतीय इतिहास को जानने के साधन। तो आइए देखते हैं भारतीय इतिहास के जानने के साधन कौन कौन से हैं, इसको समझेंगे। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास के स्रोत का जब हम अध्ययन करेंगे तो आपको पता है कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय इतिहास के स्रोत को हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। 3 भाग वो कौन कौन से हैं आप इसको भी देखिएगा। इसका एक भाग है जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। एक पुरातात्विक साक्ष्य है और इसका जो दूसरा भाग है वो है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण। ये 3 भाग में इसे डिवाइड करके हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसे हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते हैं, इसके अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना पड़ता है। उसमें जो सबसे है वो है पुरातात्विक वस्तुएं। पुरातात्विक वस्तुएं और इस पुरातात्विक वस्तुएं के साथ ही साथ इसमें हम अभिलेख का अध्ययन करते हैं। अभिलेख का अध्ययन करेंगे। स्मारक, और जहाँ स्मारक की बात आती है तो हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, मूर्ति कला की बात करते हैं। मूर्ति कला की बात करते हैं और इसी में आपका चित्रकला और गुहा अभिलेख की बात, गुहा अभिलेख की बात होती है। इसी तरह से इसी के अंतर्गत हम मुद्रा का भी अध्ययन करें। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पुरातात्विक वस्तुएं, अभिलेख, स्मारक, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और गुहा इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे। तो आज आपको, और साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आप लोग जानते ही हैं, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को हम लौकिक साहित्य की बात करेंगे। एक लौकिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य है और दूसरा अलौकिक साहित्य है।
अलौकिक साहित्य है, ठीक है, अलौकिक साहित्य है। इसी तरह से और अन्य साहित्यिक ग्रंथ हैं, अन्य साहित्यिक ग्रंथ हैं जिसका हम अध्ययन यहाँ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लौकिक साहित्य को ही हम ब्राह्मणेतर साहित्य के रूप में जानते हैं। यही आपका ब्राह्मणेतर साहित्य है, और ये जो अलौकिक साहित्य है, और इसी को ही हम ब्राह्मण साहित्य के रूप में जानते हैं। तो इसका अध्ययन हम आगे करेंगे, और विदेशी यात्रियों का विवरण आप पहले से ही जानते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मूलतः क्या होगा, हम पुरातात्विक साक्ष्य पर ही बात करेंगे। आज हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। चलिए देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। अब पुरातात्विक साक्ष्य की जब बात आती है तो हम ये मानते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जो लिखित साक्ष्यों पर आधारित न होकर पुरातात्विक वस्तुओं पर, स्मारकों, अभिलेखों, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, लोहा, मुद्रा इत्यादि पर आधारित होता है, उसे ही हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभिलेख की। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अभिलेख की। तो ध्यान दीजिएगा, अभिलेख ये अभिलेख का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बात यहाँ आप समझ लीजिएगा कि अभिलेख का मतलब है, अभिलेख लिखाने की जो परंपरा का शुरुआत हुआ वो सबसे पहले हखामनी साम्राज्य के शासक डेरियस, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता था, जो हखामनी वंश के थे, हेलेनिस्टिक सभ्यता में, वहाँ से प्रारंभ हुआ था। लेकिन अभी तक जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उन स्रोतों के आधार पर यह माना जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो नॉर्वे का रून स्टोन है, जो लगभग 2000 ईसा पूर्व का है। रून स्टोन जो नॉर्वे में मिला था उसमें वहाँ की जो रूनी वर्णमाला थी उसी का वर्णन किया गया था। तो इस तरह से नॉर्वे का रून स्टोन जो 2000 ईसा पूर्व का है उसे विश्व का पहला अभिलेखीय अभिलेख माना जाता है। उसके बाद मध्य एशिया का जो पहला अभिलेख है वह है बोगसगोई का। बोगसगोई मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है, और इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासक, और यह लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि वैदिक धर्म की प्राचीनता का जो अभिलेखीय प्रमाण है वह बोगसगोई है। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम आप चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट्स तो ये है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका में उन्होंने पहली बार ऐतिहासिक घटनाक्रमों और
वृत्तांतों का वर्णन किया था। और ये यूनानी लेखक थे, इसीलिए इनको इतिहास का पिता माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है पुरातत्व की। चूँकि आज हम पुरातत्व को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर एक फैक्ट यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। अब पुरातत्व का जनक वास्तव में एस.डी. संकालिया को माना जाता है, लेकिन पुरातात्विक खुदाइयाँ, आपको यह भी पता होगा कि पुरातात्विक खुदाइयों को जो कार्य कराने का काम है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को खुदाई कराने का ये माना जाता है, जनक माना जाता है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य के जनक के रूप में एस.डी. संकालिया का नाम आता है। तो ये फैक्ट है, इसे आप नोट करते चलिए। सबसे जो पहला फैक्ट है वो है इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया, और ये है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। ये किताब बहुत बार पूछी गई है, तो एलटी के लिए, चाहे जीआईसी के लिए, चाहे जीडीसी के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब दूसरा प्रश्न आता है, चूँकि हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं, तो इस आधार पे यह दूसरा फैक्ट आता है कि पुरातात्विक साक्ष्य के जनक, पुरातात्विक साक्ष्य के पिता किसे माना जाता है? तो पुरातात्विक साक्ष्य के पिता एच.डी. संकालिया को माना जाता है। किसको माना जाएगा? एच.डी. संकालिया। अब चूंकि भारत में जो खुदाइयाँ हुई हैं उसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भी भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसको माना जाएगा? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब बात आती है अभिलेख की। अब बात आती है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिला था? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख रून स्टोन। क्या है? रून स्टोन है, रून स्टोन, और ये कहाँ मिला था? नॉर्वे। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। रून स्टोन अभिलेख का टाइम पीरियड लगभग 2000 ईसा पूर्व माना जाता है, और इसमें रूनी वर्णमाला का उल्लेख किया गया है। इसमें रूनी वर्णमाला का उल्लेख किया गया है। इसमें रूनी वर्णमाला अब रूनी वर्णमाला का नाम क्या है? रूनी वर्णमाला का नाम है दोस्तों ईडी वेरून। ये नाम है इसका है
इडिवेरुण का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला जो फैक्ट है वो ये है कि मध्य एशिया का सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसे माना जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, मध्य एशिया का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, मध्य एशिया का सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगस गोई अभिलेख। अब इस बोगस गोई अभिलेख है और बोगस गोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। कितने वैदिक देवताओं का? 4 वैदिक देवता। 4 वैदिक देवता कौन कौन से हैं? ये 4 वैदिक देवता हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासर। इंद्र, मित्र, वरुण और नासर, ये 4 वैदिक देवता हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिए। इतिहास का जनक, इतिहास का पिता किसे कहा जाएगा? हेरोडोटस को। और इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पुरातात्विक साक्ष्य के जनक कौन है? एच.बी. संकालिया। जबकि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कलेक्टर। विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख रून स्टोन है जो 2000 ईसा पूर्व का माना जाता है और यह नॉर्वे में पाया गया। और इसमें पहली बार रूनी वर्णमाला का उल्लेख, रूनी वर्णमाला का नाम क्या है? इडिवेरुण नाम है, इसका उल्लेख किया गया। भारत में जो मध्य एशिया, जहां भारत है, मध्य एशिया का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है वो है बोगस गोई अभिलेख। और बोगस गोई अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासर। इन 4 वैदिक देवताओं के उल्लेख से इस बात को सिद्ध किया जाता है कि वैदिक धर्म कितना प्राचीन है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम यह मान सकते हैं कि वैदिक धर्म का अभिलेखीय प्रमाण क्या है? बोगस गोई अभिलेख है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि भारत में जो अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई? तो भारत में अभिलेख लिखने की जो परंपरा शुरू हुई वो अशोक से शुरू हुई। यानी भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख अशोक का माना जाता है। तो भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसका है? अशोक का है। भारत में सबसे प्राचीनतम अभिलेख किसका है? अशोक का है। अब आप जानिएगा कि अशोक के जो अभिलेख दिए गए हैं इससे लगभग 300 ईसा पूर्व की राजनीतिक घटनाओं का वर्णन होता है। तो ये लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। 300 ईसा पूर्व के आसपास का यह अभिलेख माना जाता है। और अशोक के अभिलेख को पहली बार
अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, इसको पढ़ने का काम जो किया गया था वो तो आप देखिएगा अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अब आप ध्यान से समझिएगा, जब जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा तो उसने अशोक शब्द का जो अर्थ निकाला देवन, वह कलिंग के शासक तिष्य के रूप में। यहाँ पर अशोक की पहचान किस रूप में हुई थी? अशोक की पहचान, यहाँ पे अशोक की पहचान कलिंग के शासक तिष्य के रूप में किया गया। कलिंग के शासक तिष्य के रूप में किया गया। लेकिन आगे चल करके अशोक के 4 अभिलेखों में उसके नामों का उल्लेख किया गया। अशोक के 4 अभिलेखों में उसके नामों का उल्लेख किया गया। अशोक के 4 अभिलेखों में उसके नामों का उल्लेख किया गया है। उसके नामों का उल्लेख किया गया है। ये 4 अभिलेख कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम। इस तरह से यहाँ पर अशोक के नामों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया और यहाँ पे अशोक के नाम की जो पहचान हुई है, इन 4 अभिलेखों में जो अशोक के नाम की पहचान किया गया है, चाहे वह मास्की अभिलेख हो, चाहे गुर्जरा हो, चाहे निट्टूर हो, चाहे उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियम के रूप में पहचान किया। इस राम में देवानाम प्रियम के रूप में अशोक की पहचान किया गया और उसे मौर्य शासक के रूप में भी परिभाषित किया गया। इससे पहले दीपवंश और महावंश, ये 2 सिंहली अनुसूचियां हैं। दीपवंश और महावंश में दीपवंश और महावंश, ये सिंहली अनुसूचियां हैं। दीपवंश और महावंश 2 सिंहली अनुसूचियां हैं दोस्तों, सिंहली अनुसूचियां हैं। इसमें पहली बार अशोक की पहचान, अशोक को देवानाम प्रियम के रूप में पहचान किया गया था। तो दीपवंश और महावंश जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, इसमें देवानाम प्रियम की पहचान अशोक के लिए कहा गया। अब अशोक की पहचान हो गई है, तो अब बात आती है कि हम अशोक के अभिलेखों को भी पढ़े। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि पहली बार
सन 1837 की बात आई। पहली बार अशोक के नाम का स्पष्ट अध्ययन 1915 में किया गया। 1915 में अशोक के अभिलेख में अशोक के रूप में उसकी जो पहचान हुई साहित्यिक और अभिलेखी दृष्टिकोण से, वो 1915 में किया गया था। तो यह भी एक फैक्ट है। अब बात आती है कि हम अशोक के अभिलेखों का अध्ययन कर लें। अशोक के जब हम अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता है कि अशोक के अभिलेखों का जब हम अध्ययन करते हैं जब हम अशोक के अभिलेख का अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इसे हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। अशोक के अभिलेख को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इसका जो पहला भाग होता है उसे हम शिलालेख के रूप में पढ़ेंगे। शिलालेख। और जो दूसरा भाग होगा दोस्तों, उसे हम स्तंभ लेख के रूप में पढ़ेंगे। और तीसरा प्रकार का जो शिलालेख होगा, अभिलेख होगा, उसे हम गुहा अभिलेख के रूप में पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है और एक गुहा लेख है। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया गया है। पहला क्या है? शिलालेख है। दूसरा क्या है? स्तंभ लेख है। और तीसरा क्या है? गुहा लेख। यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना जरूरी है। जो शिलालेख है दोस्तों, शिलालेख में जन सामान्य के लिए चीज़ें लिखवाई गई थी कि आप उसे पढ़कर, आज की तरह हमारे पास जो कानून की किताब है, संविधान है, उस तरह से उस समय में कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। और लिखित दस्तावेज के अभाव में जनता तक राजा की सूचनाओं को कैसे प्रस्तुत किया जाए, कैसे पहुंचाया जाए, इसका जो सशक्त माध्यम था वो था दीवार बनाई जाती थी पत्थर की, और उस पत्थर पर खुदवा दिया जाता था और उससे राजा की जन भावनाएं जनता तक पहुंच जाती थी और उससे ऐसे एक प्रकार का आदेश भी मान लिया जाता था, या लोगों को यह पता चल जाता था कि उसका मंशा क्या है, राज्य का आदेश क्या है। तो ये शिलालेख है। कुछ ऐसे आदेश होते थे जो जनता के लिए मॉनिटरी होते थे, उसे मानना ही पड़ता था, उसे स्तंभ लेख में कहा गया। स्तंभ लेख का मतलब है कि एक पिलर खड़ा किया गया और उस पिलर के चारों तरफ कुछ चीज़ें लिखी गई, वह एक प्रकार का राजाज्ञा के रूप में जाना जाता है। तो स्तंभ लेख एक प्रकार का राजाज्ञा है। गुहा लेख क्या है? गुहा लेख में जो पहाड़ियाँ हैं उनको काट करके उसमें रहने के लिए स्थान बनाया गया और उसमें भी कुछ चीज़ें लिखी गई, कुछ मूर्ति के रूप में, कुछ चित्र के रूप में उसको लिखा गया। तो उससे भी वहाँ की संस्कृति, सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांट दिया गया: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अब देखिएगा दोस्तों, जब हम शिलालेख को डिवाइड करते हैं तो शिलालेख को 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पे शिलालेख को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। शिलालेख को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को दीर्घ शिलालेख कहा गया। एक क्या है? एक दीर्घ शिलालेख है, दीर्घ शिलालेख है, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा है लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख और
लघु शिलालेख। और इसी तरह से जो स्तंभ लेख है, इस स्तंभ लेख को भी दो भागों में बांटा गया। एक को दीर्घ स्तंभ लेख कहा गया, दीर्घ स्तंभ लेख कहा गया, दीर्घ स्तंभ लेख कहा गया, और दूसरे को लघु स्तंभ लेख कहा गया। ठीक है, तो लघु स्तंभ लेख क्या है, दीर्घ स्तंभ लेख क्या है और कितने हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं कि दीर्घ शिलालेख कौन कौन से हैं और ये कितने हैं और कहाँ कहाँ से पाए गए हैं। चलिए आगे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अशोक के दीर्घ शिलालेख। तो दीर्घ शिलालेख को अगर देखें, अशोक के दीर्घ शिलालेख, अब अशोक के दीर्घ शिलालेख की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो शिलालेख है अशोक के, उसको हम राजाज्ञा के रूप में जानते हैं। और इसमें कुल 14 दीर्घ शिलालेख हैं। कुल कितने हैं, कुल 14 है। कुल 14 दीर्घ शिलालेख हैं और जो 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये कितने स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, 8 स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये कौन कौन है और इनका नाम क्या है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक है, यहाँ पे आप देखिएगा, एक है दीर्घ शिलालेख में शाहबाजगढ़। शाहबाजगढ़ी, अब दोस्तों आपको पता है कि शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, ये पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। शाहबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। और इसी में दूसरा है मानसेहरा। मानसेहरा, और ये भी पाकिस्तान के हजारा जिले में है। पाकिस्तान के कहाँ है, हजारा जिले में है। तो एक पाकिस्तान के पेशावर जिले में है, दूसरा पाकिस्तान के मानसेहरा जिले में है। ठीक है, अब बात आती है